बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने सेकुलर ट्रेंड को मैयर करने के लिए दो मेथड्स देखे हैं। अब सेकुलर ट्रेंड को मैयर करने के लिए द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स पर काम देखेंगे। ये इसका फोर्थ मेथड है और ये आखिरी मेथड है सेकुलर ट्रेंड को मैयर करने का। इस पे ये जो काम किया गया है इस पे बाद में आते हैं। पहले बुक के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट अगर पढ़ने ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, लेकिन स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह पढ़ते हैं। इसमें ज़रा हमें मज़ीद बातें कुछ सामने आएंगी। यहाँ एक टेबल दिया गया है ईयर और प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम एंड मिडल ऑफ टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ एक्स एज 1 ईयर। ये पार्ट 1 है इसका। और पार्ट 2 क्या है, दोबारा उसको पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एक्स एज हाफ ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर तो दो पार्ट हैं। एक है कि यूनिट ऑफ एक्स को 1 ईयर लीजिए और फिर है यूनिट ऑफ एक्स को हाफ ईयर लीजिए। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने इसलिए पढ़ी है ये स्टेटमेंट कि हमें दो बातें बहुत अहम होती हैं इस तरह के क्वेश्चन में जब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई किया जाए। एक ओरिजिन, ये ओरिजिन आपने स्टेटमेंट के अंदर ढूंढना होता है कि भाई ओरिजिन क्या कहा जा रहा है। ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम, ये हमने पूरी लाइन अब पढ़नी है कि ओरिजिन कहाँ पर है। ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम पीरियड है, यानी जितने ही आपके टाइम लिखे हुए हैं इन सारे टाइम का जो मिडल है उसके ऊपर ओरिजिन है। फिर दूसरी बात यह है यूनिट ऑफ एक्स। ये दो बातें हैं, एक ओरिजिन और दूसरी यूनिट ऑफ एक्स। ये हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ढूंढनी है। ये बहुत अहम है हमारे लिए। अगर इनका पता नहीं होगा या अगर ये गलत ले लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत समझा जाएगा। बेशक आंसर ठीक आ रहे होंगे लेकिन क्वेश्चन हमारा गलत ही समझा जाएगा। अब यह कि मैंने किया तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ओरिजिन और यूनिट ऑफ एक्स का जिक्र नहीं था, ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ओरिजिन और यूनिट ऑफ एक्स लाजमी नहीं है कि हमें वो बताएं। जहाँ नहीं बताएंगे वहाँ हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, जैसे दिल करे कर लें, लेकिन जहाँ जिस तरह से बताया जाएगा फिर उसी तरह से करना होगा। मैं ये क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ूंगा। इसकी स्टेटमेंट में कह रहे हैं हमें ये ईयर और प्रोडक्शन दिए हुए हैं और कहते हैं कि फॉर द टाइम सीरीज गिवन बिलो रिलेटिंग टू द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़। क्वेश्चन आप सब ये किया जा रहा है जी कि कंप्यूट करें आप, कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर ईच ईयर बाय फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। आप ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम कीजिए और कैसे मालूम कीजिए, बाय फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करें और फिटिंग स्ट्रेट लाइन फिट करके करें, उसका मतलब ये होता है कि आपने ये मेथड करना है, दी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये जो काम किया गया है फिर ये काम करना होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी ओरिजिन का और यूनिट ऑफ एक्स का जिक्र नहीं है। तो क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन मैं एक जनरलाइज क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा तरीका करूँ कि ओरिजिन और यूनिट ऑफ एक्स का मैं खुद से फिर यहाँ एडिशन कर लेता हूँ। मैं ये करता हूँ कि स्टेटमेंट यही चलाते हैं, लेकिन ओरिजिन, ये यहाँ पर जो ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर हाफ, ये जो लाइनें हैं मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि यही लाइनें हमारे इस क्वेश्चन के लिए भी हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ओरिजिन मिडल पर लेने को कहा गया है, तो हम भी अपने इस क्वेश्चन के अंदर 16 में सपोज कर लेते हैं कि हमें भी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर पाबंदी लगाई गई है कि हम ओरिजिन को मिडल पर लें। और दूसरी पाबंदी क्या है कि यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर और फिर हाफ ईयर की मदद से ये क्वेश्चन करें। तो मैं अब ये करूँगा कि डेटा यही लूँगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो मैं दो केसेस बना लूँगा। एक केस बनाऊँगा यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर के लिए और दूसरा केस बनाऊँगा यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर के लिए। एक पेज के ऊपर 1 ईयर का काम किया गया है और दूसरा पेज आपको जब दिखाया जाएगा तो वो हाफ ईयर का काम होगा। इसमें आपने ये करना है कि जो ईयर है और प्रोडक्शन, ये हमारे दो यहाँ पर कहना चाहिए कि टेबल के अंदर दो हमारे वेरिएबल्स हैं, या हमारे ईयर हमारा टाइम है। इस ईयर को आपने नाम देना है और इस ईयर को नाम देंगे टी का। मैं दिखा देता हूँ कि ईयर कॉलम को आपने टी का नाम देना है।
दूसरा, ईयर के साथ जो डेटा है नीचे, उस डेटा का चाहे कोई भी नाम हो, ये इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन है, नीचे यूनिट, शेड्यूल, इस तरह के नाम है, जो कोई भी नाम होगा आपने डेटा को वाई का नाम देना है। ये देख लीजिए, जो डेटा था उसको वाई का नाम दे दिया। मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं लिखा बल्कि वाई का नाम दिया। तो आपने भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको आपने वाई का ही नाम देना है और ईयर को हमेशा टी का नाम। ये हमने याद कर लेना है कि ईयर टी होते हैं, टी फॉर टाइम, और डेटा को हम वाई का ही नाम देंगे। फिर जी ऊपर मेन मेथड का नाम है और पार्ट 1 में है कि कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़, क्योंकि हमें ये कही गई हैं। और नंबर 2 ये मैंने खुद से बनाया है, एस्टिमेट वैल्यू फॉर 1988, ये पार्ट खुद से बनाया गया है। अगर आप कोई ये अब देख ले तो अच्छी बात है, वरना पार्ट 2 इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए, आपको ये आना चाहिए। अच्छा जी, अब यह है कि हमें तो ये कहा गया है कि हम स्ट्रेट लाइन फिट करें। देखिए यहाँ पर जिक्र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का भी जिक्र आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन की फिटिंग ये हमने रिग्रेशन चैप्टर के अंदर काम किया हुआ है, ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं। वहाँ पर आप एक इक्वेशन यूज़ करते थे, मैं दिखाता हूँ। पहले ये जो काम किया उसको देख लीजिए। द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज़ वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन हमने रिग्रेशन चैप्टर के अंदर देखी हुई है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि इसको स्ट्रेट लाइन की बजाय ट्रेंड लाइन कह लें, ज़्यादा बेहतर है। ये स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कह लें, ज़रा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ये ज़रा आइडिया रहे कि भाई ये सेकुलर ट्रेंड हमारा जो कंपोनेंट है उसकी वजह से हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन भी लिख दीजिए, इतना मसला नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर ये लाइन फिट करने को कहा जा रहा है। तो आपको पता ही है कि लाइन को फिट करने का मतलब ए और बी को मालूम करना होता है। बी का फार्मूला ये आप पहले देख चुके हैं, ये वही फार्मूला है जो आपने रिग्रेशन में यूज़ किया है। और ए का फार्मूला ये सेंट्रल में लाइन लगाकर राइट साइड पर ए का फार्मूला लिखा गया है, और ये फार्मूला भी वही है जो आप पहले देख चुके हैं। अब फार्मूला में आने वाले जो सम है वो हमने मालूम करने होते हैं, लेकिन सम्स के साथ एक थोड़ा सा इशू ये है कि सम के अंदर वाई तो आ रही है, वाई मैंने पहले कहा है कि जो डेटा दिया जाता है वो वाई होता है, लेकिन साथ में एक्स भी आ रही है। और एक्स जो है वो हमारे डेटा के अंदर हमें दिया नहीं गया, एक लिहाज से दिया गया है, लेकिन मैं इतनी उसमें गहराई में बात की जाना नहीं चाहता हूँ। तो हम ये करेंगे, सिंपल बात यह है कि वाई क्या है, जो डेटा दिया गया है वो वाई है हमारा, और एक्स हमने खुद बनाना है। लेकिन उस रिग्रेशन चैप्टर के अंदर अगर आप वो देखिए तो वहाँ पर एक्स भी गिवन होता था और वाई भी, दोनों कॉलम हमें गिवन होते थे। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक्स को हमने खुद बनाना है। ये जो एक्स कॉलम है, जो तीसरा कॉलम है, इसका नाम एक्स है, इसको हमने खुद बनाना है। और एक्स को बनाना कैसे है, ये बनाने का तरीका साथ में लिखा गया है, लेकिन ये तरीका डायरेक्ट नहीं आएगा। इस तरीका को बनाने का, एक्स को बनाने का तरीका जो था, उस तरीके का ताल्लुक अभी जो बात सारी चली है ओरिजिन और यूनिट ऑफ एक्स, इनके साथ है। तो मैं आपको कह रहा था अभी कि दो बातें बहुत अहम हैं एक्स को बनाने के लिए, दो बातें बहुत अहम हैं, एक ओरिजिन और दूसरी यूनिट ऑफ एक्स। तो अब जब भी आपके सामने पेपर में या कहीं क्वेश्चन आए तो एक्स को आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्स को बनाने के लिए आपने दो बातें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर से ढूंढनी है कि भाई इस क्वेश्चन में ओरिजिन हमें क्या कहा गया है और यूनिट ऑफ एक्स हमें क्या कही गई है। जिस तरह से कही गई है उसी तरह से करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को गलत समझा जाएगा। एक्स का फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है जी, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी बार डिवाइड बाय ये अभी यहाँ 1 लिखी गई है, पहले 1 की बात कर रहे थे। 1 जो नीचे लिखा गया है, ये इस 1 नीचे लिखा गया है, नीचे वाले नंबर यानी 1 का ताल्लुक होता है यूनिट ऑफ एक्स के साथ। यूनिट ऑफ एक्स बीइंग यहाँ 1 लिखी हुई है, 1 ईयर है, लिहाजा नीचे 1 आ जाएगी। जिस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 2 ईयर हो, अगर यहाँ 2 ईयर होगी तो नीचे 2 आ जाएगा। यानी एक्स के फार्मूले में जो नीचे की चीज़ है उसका ताल्लुक यूनिट ऑफ एक्स के साथ है, ये हमने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी टी माइनस टी बार की। तो टी, ये टी तो पहले क्लियर है कि जो ईयर दिए जाएंगे उनको आप टी कहेंगे। रह गया टी बार। अब टी बार का ताल्लुक है ओरिजिन के साथ,
जो ओरिजिन आपको स्टेटमेंट में बताया जाएगा, ओरिजिन का ताल्लुक होता है टी बार के साथ। तो टी बार जो आ रही है एक्स के फार्मूला के अंदर, ये टी बार वेयर टी बार इज इक्वल टू लिखी गई है। ये कैसे लिखनी है? जिस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम लीजिए, ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम लें, उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो टी बार है, टी बार को कैसे बनाना है, जो आपका, क्योंकि कह रहे हैं कि ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम, तो टाइम आपके ये लिखे हुए हैं, जो ईयर होते हैं ये टाइम होते हैं। तो आप वो कह रहे हैं कि आप ओरिजिन टाइम के मिडल पर रहे हैं, तो सबसे पहला साल 1981 और सबसे आखिरी साल 1986। कोई भी क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन में ओरिजिन मिडल ऑफ टाइम पे कहें, तो आपने पहले साल को और आखिरी साल को, इन दोनों सालों को यहाँ ऐड करना है। तो मैंने क्या किया है, टी बार कैसे बनाई है, पहला साल 1981 ये लिखा जी, प्लस ये आखिरी साल 1986 ये लिख दिया। तो पहले और आखिरी साल को ऐड करके 2 पर डिवाइड कीजिए, टी बार की वैल्यू आ जाएगी। तो इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से वैल्यू आती है 1983.5। अब यह है कि x की चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, टी क्लियर जी, टी कॉलम, टी बार आ गई है, और ये नीचे 1 ये भी क्लियर हो गया कि ये 1 कहाँ से पता चला। अब आप ये करिए कि x कॉलम बनाइए खुद से। तो इस कॉलम का नाम है x इज इक्वल टू, फार्मूला ये कह रहा था कि t माइनस टी बार की जाए। मैंने यहाँ पर t माइनस टी बार नहीं लिखा, जगह भी नहीं थी और फिर टाइम भी नहीं होता है। तो t माइनस टी बार जो थी, तो टी बार की वैल्यू है, टी बार की वैल्यू है 1983.5। ये टी बार, क्योंकि टी बार इक्वल है इसके, तो ये चीज़ यहाँ पुट कर दी गई है। तो टी बार की जगह पर ये टी बार की वैल्यू 1983.5 पुट कीजिए, तो हो जाएगा टी माइनस 1983.5। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है x इज इक्वल टू टी माइनस 1983.5। नीचे 1 था, आपको पता है कि 1 से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो वही चीज़ आती है। ना नीचे 1 लिखें ना लिखें, अब मैंने यहाँ काम में नहीं लिखा, वही बात है कि कॉलम में जगह नहीं थी, तो यहाँ पर बस हमने टी माइनस टी बार, ये 1983.5 का मतलब टी बार है। तो जी मैं बात दोबारा करूँगा कि फार्मूले में आने वाले 2 फैक्टर हैं, एक टी बार और एक नीचे वाली चीज़। टी बार का ताल्लुक होता है ओरिजिन के साथ। आपको जिस जगह ओरिजिन लेने को कहेंगे टी बार उस तरह से बनेगा। जब कहें कि मिडिल ऑफ टाइम पर ओरिजिन लीजिए, तो टी बार बनेगी पहले और आखिरी साल को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से, यहाँ पर किया गया है। लेकिन एक बात अभी सुन लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए कि ओरिजिन एट स्टार्ट ऑफ टाइम, मिडल का ना कहें बल्कि ये कह दें कि ओरिजिन एट स्टार्ट ऑफ टाइम लीजिए, तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1981 से, तो आपका ओरिजिन 1981 के ऊपर होना है। लिहाजा टी बार की वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी 1981। पहली बारी में कोई आपने एडिशन नहीं करनी, ना 2 पर डिवाइड करना है। जिस क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए कि ओरिजिन एट स्टार्ट ऑफ टाइम लीजिए, तो स्टार्ट ऑफ टाइम का मतलब पहला साल 1981 आपका टी बार होगा, और आपने टी माइनस टी बार की जगह पर फिर 1981 पुट कर देनी है। इसी तरह से अगर ये कह दिया जाए कि ओरिजिन एट 1982 लीजिए, अगर कह दें कि ओरिजिन एट 1982 लीजिए, तो ओरिजिन का मतलब टी बार, ये टी बार का मतलब है ओरिजिन। तो जब ये कहा जाए कि ओरिजिन एट 1982 लीजिए, तो 1982 ये है, तो इसका मतलब है कि टी बार इक्वल टू 1982, तो एक्स के फार्मूला में आपने टी माइनस 1982 करनी है। क्योंकि केसेस बहुत सारे फिर बनते हैं, हमें बेसिकली केस एक ही है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि ओरिजिन 1985 पे लीजिए, 1985 पे ओरिजिन लीजिए, तो आपने टी बार की जगह पर 1985 पुट कर देना है। लेकिन मिडिल ऑफ टाइम का मसला वही है कि मिडिल ऑफ टाइम में हम पहले और आखिरी साल को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो टी बार की जगह पर पुट कर देते हैं। अब जी इस कॉलम का नाम है x, और x इज इक्वल टू टी माइनस 1983.5 है। अब t क्या है जी, ये t कॉलम है। t कॉलम की जो पहली वैल्यू है 1981, तो 1981 यहाँ पुट कीजिए। जिस सेल में ये पहली वैल्यू निकालनी है उस सेल के सामने t की वैल्यू है 1981 यहाँ ऊपर पुट होगा, तो 1981 माइनस 1983.5 आंसर आता है -2.5। नीचे की सेल की बात करिए, यहाँ पर है 1982 टी की जगह पुट कीजिए, तो 1982 माइनस 1983.5 आंसर आएगा -1.5। सिमिलरली ये बाकी साल जितने भी हैं, ये पूरे के पूरे ईयर यहाँ टी की जगह पुट करते रहेंगे तो एक्स कॉलम बन जाएगा।
नेक्स्ट ये है जी कि अब आपने अपने बी और ए का फार्मूला, ये तो आप पहले भी देखते रहे हैं भाई, ये यहाँ पर आ रही है समेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉलम बना लिया गया है। फिर आ रही है नीचे एक्स स्क्वायर कॉलम बना है। तो जब एक्स आ गया है तो एक्स कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं इन सब के स्क्वायर लीजिए, एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स इंटू वाई, ये एक्स और वाई ये दोनों मल्टीप्लाई करके बना दिया गया। इनके सम कीजिए, सम आपको पता ही है कि रिग्रेशन भी आप करते रहे हैं, ये समेशन वाई आएगी यहाँ से। और एक बात याद रखिए कि एक्स कॉलम का सम यहाँ ज़ीरो है। जब भी ओरिजिन मिडल ऑफ टाइम होगा उस क्वेश्चन के अंदर एक्स का सम हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसीलिए है कि जिस क्वेश्चन में हमें ये बताया ना गया हो कि ओरिजिन कहाँ पर लेना है, तो उधर आपने ओरिजिन को मिडल ऑफ टाइम पर ही लेना है। उसमें आसानी ये होगी कि जब भी ओरिजिन मिडल ऑफ टाइम पर होता है उस क्वेश्चन के अंदर एक्स का सम ज़ीरो ही आता है, एक्स का सम ज़ीरो आता है, लिहाजा आगे कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है। तो जिस क्वेश्चन में ये पाबंदी ना लगाई जाए कि ओरिजिन कहाँ लेना है, तो आपने उस सूरत में अपनी मर्ज़ी से ओरिजिन को मिडल ऑफ टाइम पर ही लेना है। अच्छा जी, ये सम्स किए बी के फार्मूला में ये पुट करिए। हाँ, इधर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इस कॉलम इस क्वेश्चन के अंदर समेशन एक्स ज़ीरो है, तो बी के फार्मूले में आने वाला ये समेशन एक्स है ना, ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होगा तो समेशन वाई को भी ज़ीरो कर देगा, लिहाजा ये ज़ीरो आ गई। ये नीचे माइनस की जगह माइनस आ गई। ये देखिए समेशन एक्स स्क्वायर है, तो समेशन एक्स क्योंकि ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो पुट होगी, ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो। बाकी ये जो है एन की जगह ये नंबर ऑफ वैल्यूज़, आप ये 6 वैल्यूज़ हैं हमारी, लिहाजा दोनों एन की जगह पर 6 आ गया। समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर ये ऊपर निकाली मैंने पुट किया, बी का आंसर आ गया। ए के फार्मूला की बात करिए, ये फार्मूला वही है जो आप देख चुके हैं। वाई बार समेशन वाई ओवर एन होती है, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है जी। वाई बार समेशन वाई ओवर एन हो जाएगी, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन हो जाएगी। तो समेशन वाई है हमारे पास ये 48, यहाँ पुट कर दी, एन की जगह 6 पुट किया, माइनस बी, ये जो चीज़ हो रही है यहाँ कुछ नहीं आया। वजह यह है कि यहाँ पर समेशन एक्स है, समेशन एक्स के ऊपर ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो बी को भी ज़ीरो कर देगा और एन को भी ज़ीरो कर देगा, लिहाजा माइनस ज़ीरो है, यहाँ लिखा ही कुछ नहीं गया। आप लिखना चाहें तो 46 ओवर 48 डिवाइड बाई 6 माइनस ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ए का आंसर आ गया जी, बी का आंसर पहले ही था। अब ये ए और बी दोनों यहाँ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे हैंस द ट्रेंड लाइन इज वाई हैट। इक्वेशन वही है, वाई हैट ही है, लेकिन ए और बी की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गई। अब हमने जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिखना है। लास्ट कॉलम हमारा है, इसका नाम है ट्रेंड वैल्यूज। हमसे सवाल ये किया गया था कि हम ट्रेंड वैल्यूज मालूम करें, तो क्योंकि ट्रेंड वैल्यूज मालूम करनी है तो ट्रेंड वैल्यूज आती हैं इस लाइन की इक्वेशन की मदद से। इस इक्वेशन को यहाँ ऊपर रखेंगे, ये ऊपर लिखा गया है जी, कॉलम का नाम है ट्रेंड वैल्यूज या वाई हैट, लेकिन ये बनाने का तरीका क्या है कि 8 प्लस 0.3886 इंटू एक्स किया जाए। तो एक्स ये काम आप पहले देख चुके हैं, एक्स की जगह पर आपने ये करना है कि एक्स कॉलम की वैल्यूज -2.5 -1.5 ये वैल्यूज बारी बारी एक एक करके यहाँ एक्स की जगह पुट करनी है, तो आपको ये वैल्यूज ट्रेंड वैल्यूज सारी मिल जाएंगी। मैं सिर्फ बात करता हूँ पहली वैल्यू की, -2.5 जो है एक्स की वैल्यू, ये -2.5 आप यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो -2.5 मल्टीप्लाई होगा 0.3886 के साथ, और जो आंसर आएगा वो फिर 8 के अंदर उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का आंसर आएगा, तो वो जो आंसर आएगा 8 में से माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 7.03। बाकी भी जी सारी एक्स की वैल्यूज एक एक करके यहाँ पुट करते रहेंगे तो ये ट्रेंड वैल्यूज मिल जाएंगी। ये हमारा एक काम हो गया। इसी के अंदर एक बात और है, जो ये दूसरा पार्ट है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1988। आप 1988 की वैल्यू को एस्टिमेट कीजिए। एस्टिमेट करना या प्रिडिक्शन करना, ये क्यों कहा, ये क्या इसका मतलब है? देखिए डेटा के अंदर 1988 नहीं है, डेटा हमारा 81 से लेकर 86 तक का है, 1988 नहीं है। तो अगर हमें ये कहा जाए कि भाई ये ईयर दिए हुए हैं, तो आप ये कीजिए कि आप ये बताइए कि 1988 के ऊपर वाई की वैल्यू क्या आप अंदाज़ा लगाते हैं। वाई वेरिएबल जो है हमारा या जो हमारी प्रोडक्शन है, तो आप 1988 के ऊपर आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या होगी। प्रिडिक्शन ही मकसद है इस चैप्टर का, और रिग्रेशन का मकसद ये है कि कुछ सालों की कीमतों की मदद से मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया जाए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 1988 की वैल्यू चाहिए, लेकिन देखिए ये वैल्यू जो जब भी आपको प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन किसी ईयर की करनी है, वो प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन भी इसी रिग्रेशन लाइन की मदद से होगी। इस रिग्रेशन लाइन में आने वाले x की जगह पर आपने x की वो वैल्यू पुट करनी है जो 1988 के ऊपर बनती है। अभी 1988 यहाँ पर नहीं है,
लेकिन आपने अंदाज़ा लगाना है एक्स की वैल्यूज़ को। देखिए, अगर एक्स की वैल्यू 84 के ऊपर 0.5 है, 85 के ऊपर 1.5 है, 86 के ऊपर 2.5 है, तो क्या हो रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक प्रोजेक्शन आपने करनी है कि सालों में एक का चेंज आ रहा है, 84 से 85, 85 से 86, वैल्यूज़ में कितना चेंज आ रहा है, वैल्यूज़ में भी 1 का चेंज आ रहा है। 0.5 में 1 ऐड कीजिए 1.5, 1.5 में 1 ऐड कीजिए 2.5, यानी एक्स में भी ईयर में भी एक का चेंज आ रहा है आगे, और एक्स की वैल्यूज़ में भी 1 ऐड होता जा रहा है। तो अगर 86 के ऊपर 2.5 वैल्यू है तो 87 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, 3.5, और 88 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 4.5। ये हमने प्रोजेक्शन खुद से सोचनी है कि ईयर भी ऐसे ही अगर बढ़ते रहे, 86 के बाद 87 आए, फिर 88 आए, तो एक्स की वैल्यूज भी साथ साथ बढ़ती रहेंगी। तो 88 के ऊपर वैल्यू बनती है 4.5, लिहाजा यहाँ पर लिखा गया है एट 1988 x इज इक्वल टू 4.5। तो ये x की वैल्यू 4.5 आपने अपनी इस इक्वेशन में जहाँ x आ रही है वहाँ पर पुट करनी है। मैंने यही नीचे पुट किया है जी, ये जो कर्सर जहाँ पर है यही इक्वेशन की वैल्यूज़ 8 प्लस ये सारा दोबारा लिखा गया है, लेकिन x की जगह पर 4.5 पुट की है, तो हमारा नीचे आंसर आ गया है 9.75। ये हम कहेंगे कि 1988 के ऊपर हमारी प्रोडिक्शन ये है या हमारी एस्टिमेशन ये है कि 1988 के ऊपर y की वैल्यू 9.75 की उम्मीद है हमें कि ये ऐसा होगा। ये तो में एक एक्स्ट्रा बात आ गई है। अब करते हैं जी हमारा केस, ये केस नंबर 1 था। अब मैं करता हूँ केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 इसलिए था कि यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर थी। अब मैं केस नंबर 2 बनाऊंगा, वहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर नहीं बल्कि हाफ ईयर लूँगा। बाकी जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन मिडल ऑफ टाइम पर ही लिया गया है, वहाँ पर भी ओरिजिन मिडल ऑफ टाइम पर ही लिया गया है। ये देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 बनाया जी कि ओरिजिन एट मिडल ऑफ टाइम लिया गया है, फिर यूनिट ऑफ एक्स बीइंग हाफ ईयर। ये एक नई बात है। तो फार्मूला एक्स का ये देखिए टी माइनस, पहले वाले फार्मूला को दोबारा देख लें। यहाँ पर है जी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी बार। एक्स के फार्मूला में हमेशा टी माइनस टी बार आएगी, लेकिन यहाँ पर ये कहा था नीचे 1 इसलिए आ रही है क्योंकि यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर है, तो नीचे वाली चीज़ का ताल्लुक यूनिट ऑफ एक्स के साथ होता है। अभी यहाँ पर यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर थी, नीचे 1 आ गया था। अब केस नंबर 2 के अंदर ये देखिए यूनिट ऑफ एक्स बीइंग हाफ ईयर है, तो टी माइनस टी बार तो बिल्कुल आएगी, लेकिन नीचे हाफ आ गई है। हाफ कहते हैं जी 1/2 को। हाफ ईयर, हाफ को आप जिस तरह ये 1/2 लिखी हुई है ना, तो पेपर में यूँ भी आती है। पेपर में HALF हाफ नहीं आता है, बल्कि बाज़ औक़ात 1/2 लिख देते हैं, 1/2 ईयर यूँ भी कह देते हैं। तो इंग्लिश में हाफ लिखें या 1 ईयर लिखें या 1/2 ईयर लिखें, दोनों केसेस में आप पक्का याद कर लीजिए कि x इज़ इक्वल टू नीचे 1/2 आएगी। ये ब्रैकेट के अंदर 1/2 लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर हाफ है, हाफ की वजह से नहीं नीचे 1 का हाफ आ गया। ऊपर टी माइनस टी बार है जी, और ये जो 2 है, ये 2 फिर पता है आपको कि ये ऊपर जाएगा जब, तो ये टी माइनस टी बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू टी माइनस टी बार करेंगे। बाकी टी बार का ताल्लुक वही बताया है आपको कि टी बार का ताल्लुक ओरिजिन के साथ होता है। ये ऊपर का जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के साथ टी बार का ताल्लुक है। तो ओरिजिन क्योंकि मिडल ऑफ टाइम पर ही है, लिहाजा मैंने दोबारा वही टी बार लिखा है 81 प्लस 86/2 करके। ये इनको सॉल्व किया, ये वही ओरिजिन मिलेगा हमें। बाकी ये है कि टी, ये टी जो होता है ये आपको पता है कि ईयर को टी कहते हैं। यहाँ लिखना मिस हो गया है मुझसे। जिस तरह से यहाँ पर बैक करता हूँ मैं, जिस तरह यहाँ ईयर के ऊपर टी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी ईयर के ऊपर टी लिख लीजिएगा। बात आती है कि एक्स को बनाना। अब ये है कि एक्स वहाँ पर था, एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस टी बार, तो एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस ये टी बार की वैल्यू जो पर ये मालूम की है, ये पुट की। बाकी जी ये टी है, ईयर टी है हमारे, तो 1981 ये यहाँ पुट कीजिएगा। 1981 माइनस ये कीजिए, और जो आंसर आए उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा -5। सिमिलरली 1982 ये यहाँ टी की जगह पुट करेंगे, तो टी फॉर टाइम, ईयर आपके टाइम है, तो 1982 जब यहाँ पुट होगी तो 1982 माइनस 1983.5 आंसर आएगा -1.5। तो -1.5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा -3। सिमिलरली ये चलेगा जी। एक बात कुछ स्टूडेंट्स ऐसी डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि हाफ ईयर, जब हाफ ईयर का क्वेश्चन होगा तो उधर एक्स की वैल्यूज़ में 2 का गैप होगा। ये 1 से 3 2 का गैप है, 3 से 5 2 का गैप है, -1 और +1 के दरमियान में भी 2 का गैप होता है, -1 -3 में भी 2 का गैप है, यानी तब गैप 2 का चलता है। ये याद करने के तरीके हैं। इससे पहले का केस भी देख लीजिए, अभी बात यहाँ आ रही है। तो
इससे पहले के केस में जब 1 ईयर होती है, यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर होती है, तब 1 का गैप होता है। 1.5 में और 2.5 में 1 का गैप है। सिमिलरली 0.5 और -0.5 में भी 1 का गैप है। तो जहाँ 1 ईयर कहे तो वहाँ 1 का गैप होता है और वहाँ पर 0.5 और 1.5 होते हैं, इस तरह की पॉइंटों में होते हैं। लेकिन जहाँ पर हाफ ईयर का क्वेश्चन होगा वहाँ पर 2 का गैप होगा और वहाँ पर ऐसा इस तरह से होगा 1, 3, 5, 2 के डिफरेंस के साथ आप आगे जाएंगे। यानी 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के नीचे 7, 7 के नीचे 9, 11, 2 के गैप से नीचे जाते रहेंगे। बहरहाल जी आगे काम सारा सेम है जी। आगे ये क्वेश्चन है ट्रेंड लाइन की, वो लिखेंगे। ए बी के फार्मूले वही हैं जी, सिर्फ एक्स कॉलम बनाने का तरीका ये चेंज हुआ था, ये बन गया। आगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉलम बनाएंगे, हमने पहले देखे हैं। अभी ये सारे सम करेंगे, यहाँ ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये ए और बी की वैल्यूज़ आप गौर कीजिए जो आई हैं, इनको आप यहाँ इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन आती है हमारे पास 8 + 0.2x। ये देखिए इक्वेशन बदल जाएगी। ये एक बात अच्छी तरह से याद रखें कि डेटा तो वही है, ये वही डेटा है जो केस नंबर 1 में था, लेकिन इक्वेशन बदल गई है। y हैट इक्वल टू 8 + 0.2x है हाफ ईयर के केस में, लेकिन 1 ईयर के केस में है 8 + 0.388। तो जब क्वेश्चन 1 ईयर का होगा तो उधर रिग्रेशन, ये जो इक्वेशन है उधर ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। a की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन b की वैल्यू चेंज हो जानी है। हाफ ईयर में b की वैल्यू कुछ और आएगी, जबकि 1 ईयर के अंदर b आ रही है 0.388, जबकि हाफ ईयर में आ रही है b 0.2, यानी कि b बदल जाते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन बदल गई हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन की इक्वेशंस बिल्कुल बदल गई हैं, लेकिन जो ट्रेंड वैल्यूज़ आएंगी ना, ट्रेंड वैल्यूज़ आपको पता ही है कि ये इस इक्वेशन की मदद से आती हैं। ये जो इक्वेशन है मेथड केस नंबर 2 की, ये इक्वेशन तो बदल गई है, लेकिन इस इक्वेशन को आप ऊपर लिखिए और इस इक्वेशन की मदद से ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम कीजिए। देखें, अगर इक्वेशन बदली है ना जी, तो साथ में एक्स की वैल्यूज़ तो बदल रही थी ना, एक्स की वैल्यूज़ बदली हैं, इसीलिए इक्वेशन बदली है। तो आपने अब ये करना है कि अपनी इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये वाले एक्सपोर्ट करने हैं, जिन एक्स की मदद से इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के अंदर वही एक्सपोर्ट कीजिए। तो जब हम एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन में एक्स की जगह पर आप -5 पुट कीजिए, -5.2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा वो 8 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 7। सिमिलरली -3, -1 ये सारे एक्स आप एक एक करके यहाँ पुट कीजिए तो ट्रेंड वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। एक बात याद रखें कि ट्रेंड वैल्यू सेम आएंगी। ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं, चाहे यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर हो या हाफ ईयर हो, आपके आंसर्स ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ दोनों तरीके से सेम ही आती हैं। इक्वेशंस बिल्कुल डिफरेंट आती हैं, इक्वेशन सेम करने की कोशिश ना कीजिए। इक्वेशंस मुख्तलिफ ही आएंगी, लेकिन उन इक्वेशन की मदद से जो ट्रेंड वैल्यूज़ आती हैं वो सेम आती हैं। मैं दिखा देता हूँ। केस नंबर 2 के अंदर ट्रेंड वैल्यूज़ आ रही हैं 7, 7.4, 7.8, 8.4। तो देखिए यहाँ पर भी ये 7 है। ये असल में ये क्योंकि डेटा पॉइंट्स के अंदर है तो राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा बहुत मामूली साइन में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये थेरेटिकल ये ठीक है बिल्कुल। 7.4, 7.8, तो ये देखिए ये 7.4, 7.8। इक्वेशंस दोनों डिफरेंट है लेकिन ट्रेंड वैल्यूज सेम आ रही हैं। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि इक्वेशंस डिफरेंट तो है, लेकिन इस इक्वेशन का जो एक्स है वो भी तो डिफरेंट है। ये इक्वेशन डिफरेंट थी तो इसका एक्स भी डिफरेंट था, तो इक्वेशन का अपना अपना एक्स है। जब वो अपना एक्स उनमें पुट होता है तो फिर ट्रेंड वैल्यूज सेम निकलती हैं, हमारे आंसर्स ट्रेंड वैल्यूज हैं। फिर जी जो प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर किया गया है। तो प्रिडिक्शन जो है 1988 की, वो फिर क्योंकि अब आपने एक्स नए बनाए हैं तो इक्वेशन नई हुई है, तो अब आपने एक्स यहाँ का सोचना है कि भाई 88 के ऊपर एक्स क्या बनेगा। अगर 85 पे 3 है और 86 पे 5 है तो 80 ये दो का गैप चल रहा है, एक्स में 2 का गैप चल रहा है, लिहाजा 87 के ऊपर हो जाएगा 7 और 88 के ऊपर हो जाएगा एक्स 9। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स की 9 पुट करनी है हमने, तो ये 9 यहाँ इक्वेशन में पुट किया तो वाई हैट आ गई है 9.8, यानी कि 1988 की प्रोडिक्शन 9.8 है। और ये प्रोडिक्शन भी आप यहाँ देख लीजिए, बैक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि प्रोडिक्शन 1988 की 9.75, यानी कि 9.8 ही समझिए क्योंकि ये राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये 1988 की प्रिडिक्टेड वैल्यू भी सेम आ रही है। हालांकि यहाँ पर x 4.5 पुट किया गया था और इधर x की वैल्यू 9 पुट की जा रही है, तो लेकिन वैल्यूज प्रोडिक्शन की सेम आ रही हैं क्योंकि x की वैल्यू 9 इस इक्वेशन के हिसाब से है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू 4.5 अपनी इस इक्वेशन के हिसाब से है, इस x के हिसाब से है।
एक बात और भी याद रखिए कि वाई कॉलम का जो सम है ना, जो आपको वाई दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उस कॉलम का सम और जो ये ट्रेंड वैल्यूज वाई हैट आप बनाते हैं, इनका सम सेम आता है हमेशा। समेशन वाई जो आपको दी जाएगी, जो आपको डेटा दिया जाएगा, और वाई हैट जो आपने खुद बनाना है, ये इसका चेक करने का तरीका है कि दोनों कॉलम के सम इक्वल आते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे, ये यानी इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो इट मीन्स कि आपने काम में गलती की है। दूसरा भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये 48 आ रही है, जबकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 48 है, क्योंकि ये पॉइंटों में था डेटा, तो थोड़ा सा इसमें 48.0 समथिंग आया होगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल है।